नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा करूंगा ऐसे राइटिंग के बारे में। देखिए, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्टेड एग्ज़ाम्स हों या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हों, बाई एंड लार्ज ये देखा गया है कि एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक पे ऐसेज अक्सर आते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट पे, फॉरेस्ट्री पे, बायोडाइवर्सिटी पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है, स्पेशली क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ये एक मेजर इश्यूज हैं, ग्लोबल इश्यूज हैं। तो इस वजह से इससे बहुत सारे ऐसे विषय हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड जिसमें अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं, और उनको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्या कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताऊंगा जो तकरीबन सब तरह के एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स में लगाई जा सकती हैं। मैं यूपीएससी की वेबसाइट पे देख रहा था कि किस तरह के एसेज पूछे गए हैं। जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की मैंने पेपर कुछ देखे यूपीएससी की वेबसाइट पे, तो एसे की जो वो पूछे जाते हैं वो 800 से 1000 शब्दों के बीच, 800 टू वर्ड लिमिट रहती है, 800 टू 1000 वर्ड्स। और मैं देख रहा था कि पिछले 10-15 सालों का ट्रेंड, तो अक्सर बाई एंड लार्ज मोर देन 90% प्रोबेबिलिटी इज देयर दैट एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक ऐसे हैज बीन आस्क्ड। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 2020 में पूछा गया था डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ए थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। फिर 2018 में पूछा गया था द अर्थ एज होम। फिर 2017 में था ग्लोबलाइजेशन एंड द एनवायरनमेंट। 2015 में था डिफॉरेस्टेशन ए बिग डिसास्टर। 2014 में था सेव द अर्थ सेव लाइफ। तो ये सारे एनवायरनमेंट रिलेटेड हैं। फिर 2013 में था इको टूरिज्म। इको टूरिज्म भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल टू नेचुरल एरियाज that conserve environment on one side and look after well-being of the local people on one side। तो ये भी आपका उसी से मुताल्लिक है। 2006 में आया था आवर वाइल्ड लाइफ हेरिटेज, और 2007 में पूछा गया था मूव फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर साल लगभग हर साल एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक आ रहा है। और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी में, उसमें भी 2019 में पूछा गया था द अर्थ इज़ नॉट फॉर ह्यूमन्स ओनली, यानी कि धरती केवल मनुष्यों के लिए नहीं है। तो इसमें भी पेड़ पौधों के बारे में आपको जिक्र करना है, वाइल्ड लाइफ का जिक्र करना है कि वो उनकी प्रेजेंस क्यों ज़रूरी है। तो ये भी आपका इसी से रिलेटेड टॉपिक है। 2021 में पूछा गया था अर्बनाइजेशन इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ। तो ये भी इनडायरेक्टली रिलेटेड है अर्बन फॉरेस्ट्री से। अर्बन फॉरेस्ट्री, क्योंकि अर्बनाइजेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। आज हमारे देश में भी लगभग 40% पॉपुलेशन आपकी अर्बन एरियाज में रह रही है, और हर साल ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। और यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए, कनाडा वगैरह में तो आपका ऑलमोस्ट 3/4 से ज़्यादा पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में। तो अर्बन एरियाज के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको कैसे कम करना है, मिटिगेट कैसे करना है, तो अर्बन फॉरेस्ट्री इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। तो वो उसका यहाँ पे महत्वपूर्ण रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में मैं देख रहा था एक रिपोर्ट राइटिंग भी आती है। जैसे 2017 में आया एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, तो ये आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। 2016 में आया रिसीडिंग ग्लेशियर, ये आपका क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग से मुताल्लिक है। तो बाई एंड लार्ज आपका चाहे जनरल स्टडीज़ हो या ऐसे राइटिंग हो, ये कहीं ना कहीं ये एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक आएगा ही आएगा। तो आप ये वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू से एंड तक देखिए, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और सिविल सर्विसेज की जहाँ तक बात है, लास्ट ईयर 2022 में बहुत बढ़िया टॉपिक आया था,
फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। ये किस तरह से अटेम्प्ट करना है, मैंने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, अगर नहीं देखा है तो आप देखिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो हर कोई अटेम्प्ट नहीं कर सकता, हर कोई आपको गाइड नहीं कर सकता। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का फील्ड एक्सपीरियंस भी है, फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, उसके साथ फॉरेस्ट्री रिसर्च का भी है और फॉरेस्ट्री एजुकेशन टीचिंग का भी है। तो वही आदमी इसको सही जज कर सकता है इस टॉपिक को, जिसने ये सारे क्षेत्र देखे हों। तो किस तरह से इसमें इकोलॉजी और फॉरेस्ट फॉरेस्ट और इकोनॉमिक्स को साथ लेके चलना है, इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ लेकर के चलना है, वो सब मैंने उसमें बताया है एग्जाम्पल्स लेकर के, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो अब आते हैं टॉपिक पे। तो मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे ले चलता हूँ, तो अपन वहाँ चलते हैं अब सीधे, विदाउट एनी डिले। तो दोस्तों ये टॉपिक रहेगा एस्से राइटिंग ऑन एनवायरमेंटल रिलेटेड टॉपिक, फ्यू इम्पोर्टेंट टिप्स। देखिए, एस्से राइटिंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे सब्जेक्ट पे आ सकता है। जैसे एनवायरनमेंट जब मैं बोल रहा हूँ तो नेचुरल एनवायरनमेंट मैं बता रहा हूँ, बिल्ट अप एनवायरनमेंट नहीं बता रहा मैं, नेचुरल एनवायरनमेट। डेवलपमेंट पे आ सकता है, एजुकेशन पे आ सकता है, हेल्थ पे आ सकता है, सोशल जस्टिस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वुमेन इशूज, जेंडर इशूज, और बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं यूनियन गवर्नमेंट के। रिसेंट हैपनिंग्स हो सकती हैं, जैसे आजकल G20 की चेयरमैनशिप मिली है इंडिया को, या पड़ोस में हमारे पाकिस्तान में, श्रीलंका में क्या हालात हैं उस पर पूछा जा सकता है। इंडियाज इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है आफ्टर कोविड पीरियड, जबकि वर्ल्ड और देशों की इकोनॉमी बहुत नीचे जा रही है, अपनी बहुत बढ़िया कर रही है, क्या कारण है। तो इस तरह से ये बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। और फ्लैगशिप प्रोग्राम तो यूनियन गवर्नमेंट ने बहुत शुरू किए हुए हैं, कि जैसे PM किसान सम्मान निधि है, या PM जन धन योजना है, अटल पेंशन योजना है, हर घर नल से जल, और आपका ये PM आवास योजना है, चाहे शहरी क्षेत्र हो ग्रामीण क्षेत्र हो। तो इस तरह से किसी भी टॉपिक पर पूछा जा सकता है, लेकिन मेरा एम्फेसिस रहेगा नेचुरल एनवायरनमेंट पे। तो देखिए, इसमें कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना है वो हर कैंडिडेट की इच्छा पे निर्भर करता है, उसकी अपने स्ट्रेंथ और वीक पॉइंट्स क्या क्या हैं, उसके किस टॉपिक को उस पर उसकी मजबूत पकड़ है। देखिए, जनरली आर्ट्स के जो स्टूडेंट होते हैं वो फिलोसफिकल एसेज को ज़्यादा पसंद करते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर भागते हैं। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंजीनियर भी बहुत बढ़िया किताबें पढ़ता है फिलोसफी की, तो वो भी अटेम्प्ट कर सकता है। तो बाई एंड लार्ज मैं बता रहा हूँ, किसी की ज़्यादा नॉलेज एनवायरनमेंट में या जेंडर मैटर्स में होती है, किसी को पॉलिटिक्स ज़्यादा अच्छी लगती है, या कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टॉपिक ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे आजकल कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सेंटर एक इशू चला हुआ है कोलिजियम सिस्टम पे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो सेंटर ने बनाया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर रखा है। तो ये किस तरह से जजों की अपॉइंटमेंट में पारदर्शिता लानी चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे जोर दे रही है। तो ये भी एक टॉपिक हो सकता है, तो कईयों को इसमें आनंद आता है। गवर्नर और CM का जो रिलेशन चल रहे हैं कई स्टेट्स में, तो ये सब पॉलिटिकल इशूज इसमें आ जाते हैं, तो कईयों को उसमें आनंद आता है। तो एनी हाउ, तो जो कहने का मतलब है, अपनी खुद की स्ट्रेंथ देखिए और वीकनेस देखिए, और उसके हिसाब से अपना टॉपिक सिलेक्ट कीजिए। तो ऐसे राइटिंग के लिए मेन 3 पार्ट्स होते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। इंट्रोडक्शन पहला रहता है, जैसे अगर आपको 1000-1200 वर्ड का ऐसे लिखना है तो 150 वर्ड से ज़्यादा का आपका इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। और दूसरा आपका मेन बॉडी रहेगी, जिसमें आप 5-6 कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए, उनको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, और वहाँ आपको बहुत सारे फैक्ट्स, फिगर्स, कोटेशन या फ्रेजेज, ये सब आप डाल सकते हैं, साइटेशन, और लास्ट में वही 100-150 वर्ड्स का आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं।
तो देखिए, मैंने एक ऐसे डाला था, एक तो मैंने आपको बताया लास्ट ईयर सिविल सर्विसेज का 2022 में जो टॉपिक आया था, फॉरेस्ट आर बेस्ट की स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस, वो आप ज़रूर देखिए। मैंने सारा इसमें बताया है क्या कैसे कैसे इंट्रोडक्शन, मेन पैराग्राफ, कंक्लूजन में जाना है। और एक और मैंने ऐसे फॉरेस्ट डाला हुआ है, फॉरेस्ट एज स्टोर हाउस ऑफ नॉन मार्केट बेनिफिट्स। उसमें मैंने क्लियरली इंट्रोडक्शन में क्या डालना है, मेन बॉडी में क्या डालना है, कंक्लूजन में क्या डालना है, वो सारा समझाया हुआ है। तो यही चीज़ वो आप क्लियरली उस ऐसे को वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको इसमें जाना है। क्रिटिकल एनालिसिस की जहाँ तक बात है कि ज़रूरी नहीं वो क्रिटिसिज्म किया जाए। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब है कि आप एनालिटिकली एक इशू को पकड़ें और उसको सिंथेसाइज करें विद वेरियस आर्गूमेंट्स, सिस्टमेटिक ढंग से। और कहीं कमी है तो उस कमी को बताइए, क्या क्या कमियां हैं हमारे सिस्टम में, हमारे फॉरेस्ट्री सिस्टम में, और आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़ आप यहाँ दे सकते हैं ताकि आपका ऐसे दूसरों से अलग हो सके। और जब लास्ट में आप ऐसे को ख़त्म करें अपने कंक्लूजन में, तो एक ऑप्टिमिज्म के साथ ख़त्म करना है। तो मतलब एक हर चीज़ें नेगेटिव नहीं दिखानी है, नेगेटिव हैं तो उसका कुछ पॉजिटिव सॉल्यूशन भी बताना है। कंस्ट्रेंट्स हैं, चैलेंजेस हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे सामने उस एरिया में जहां आपने ऐसे अटेम्प्ट किया है, तो उसको कैसे पार पाना है उन प्रॉब्लम से। तो ये आपको एक रे ऑफ होप आपको दिखानी पड़ेगी कि सब कुछ ख़त्म नहीं है, ये रास्ता है बाहर निकलने का इस प्रॉब्लम से, और एक कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव चेंज हम ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस ऐसे में डिस्कस की हुई है। तो कैसे अटेम्प्ट करना है, ये आप फॉरेस्ट एज स्टोर हाउस ऑफ नॉन मार्केट बेनिफिट्स, तो ये सारा आप देख सकते हैं उस पर जा कर के। तो अब अपन आते हैं टॉपिक पे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 1976 में एक 42nd अमेंडमेंट हुआ था। 1976 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर होती थी, तो उनके समय में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ था, उसको आर्टिकल 40A के रूप में। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है एज फार एज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इज कंसर्न्ड। देखिए, बहुत सारी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक में पढ़ा होगा, जैसे कि टू अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम है, ये एक में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। एक और है जैसे सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, प्रमोट ये हारमनी स्पिरिट एंड ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसी तरह से एक और ये इंट्रोड्यूस किया गया आर्टिकल, तो वो सीधा रिलेटेड है हमारे एनवायरनमेंट से। तो वो आर्टिकल 48 क्या कहता है, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। यानी कि स्टेट जो है वो अटेम्प्ट करेगा, ट्राई करेगा, स्ट्राइव करेगा, इसके लिए अटेम्प्ट करेगा टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। यानी कि सेफ गार्ड का मतलब है सेफ्टी मेजर वो अडॉप्ट करेगा या फिर सेफ्टी नेट बनाएगा ताकि हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ बच सकें। जैसे कि पॉलिसी ऐसी बनानी है या आपको कुछ लॉज ऐसे बनाने हैं पार्लियामेंट के माध्यम से, या लोगों को जोड़ना है, तो इस तरह के सेफ्टी नेट आपको बनाना ये जिम्मेवारी स्टेट की है। स्टेट की मतलब गवर्नमेंट की, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो। तो ये इस आर्टिकल में कहा गया है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। फर्दर इस आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से एक और फंडामेंटल ड्यूटीज में
ये जो मैंने अभी आपको बताए, ये बहुत सारी हमारी 11 ड्यूटीज़ का मैंने मेंशन किया है आपको। ये ड्यूटीज जो अभी मैं बता रहा था, जिसमें टू अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना है, या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंने आपको बताई। तो इसमें एक आर्टिकल 51A, ये इसमें 51A और सब क्लॉज इसमें जी ये डाला गया, यानी कि आर्टिकल 51A(G) ये डाला गया है। इसमें ये फंडामेंटल ड्यूटी सिटीजन्स के लिए बताई गई है, जो मैंने बताई उसके अलावा। क्या कहता है ये 51A(G) कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। देखिए, ऊपर भी वाले में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट लिखा है, और नीचे में भी वही है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। और नेचुरल एनवायरनमेंट का यहाँ उसने फर्दर एलेबोरेट किया हुआ है, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। यानी कंपैशन का मतलब काइंडनेस, दया, करुणा, सिंपथी का भाव रखना है लिविंग क्रिएचर्स के लिए, वाइल्ड लाइफ हो या डोमेस्टिक एनिमल्स हो सबके प्रति, या बर्ड्स हो। तो ये आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51A(G), ये आप कोई भी एनवायरनमेंट रिलेटेड अगर ऐसे आता है तो आप आंख मीच करके इन दोनों को लिख सकते हैं, और ये अगर याद कर लें वर्ड बाय वर्ड, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की लिखी हुई चीज़ है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक आर्टिकल 48A जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, और एक आर्टिकल 51A(G) जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत आता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है इन दोनों का, कि एक तरफ तो ये डायरेक्शन दे रहा है, आर्टिकल 48A जो है ये डायरेक्शन दे रहा है स्टेट को मतलब गवर्नमेंट को। किसकी डायरेक्शन दे रहा है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। और दूसरी तरफ ये ड्यूटी भी इम्पोज कर रहा है सिटीजन्स के ऊपर कि भाई आपकी भी जिम्मेवारी है टू हेल्प इन द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। ये खाली सरकार का ही काम नहीं है एनवायरनमेंट को बचाना, फॉरेस्ट को बचाना, वाइल्ड लाइफ को बचाना, या बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना, ये आपकी सिटीजन्स की भी जिम्मेवारी है। और 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें एक और स्टेप लिया गया कि जो कुछ सब्जेक्ट थे, जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ वगैरह जो थे, ये पहले स्टेट लिस्ट में आते थे, और वो स्टेट लिस्ट से फिर ट्रांसफ़र किए गए कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट वो होती है जहाँ सेंटर भी रूल फ्रेम कर सकता है, एक्ट पास बना सकता है पार्लियामेंट के माध्यम से, और स्टेट भी बना सकता है। तो लेकिन जब अगर कन्फ्लिक्ट हो जाए दोनों में, तो सेंटर का जो लॉ है, एक्ट है, वो प्रिवेल करेगा। तो ये इसमें बताया गया है कि जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, ये कुछ टॉपिक थे जो स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किए गए 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से। तो अब तो एक तो ये हो गया आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51A(G), जो आप कोई भी एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक आता है तो आप आंख मीच के इन दोनों को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, और ये हर जगह फिट हो जाएंगे ये दोनों। जो आप ये जो सेइंग्स हैं, जो लाइनें हैं, ये सेंटेंसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन किए गए हैं, कमिटमेंट हमारी सरकार के द्वारा, ये आपके मेंशन किए जा सकते हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक पे। अब आप बता सकते हैं जो गांधी जी ने जो कहा था, गांधी जी ने कहा था अर्थ प्रोवाइड एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड्स बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। यानी कि एक जेन्युइन नीड फुलफिल करने के लिए एक आदमी की, हमारी धरती के पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन लालच को पूरा करने के लिए नहीं है, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं होता। तो ये बहुत ही सटीक वाक्य है महात्मा गांधी के द्वारा, हमारे फादर ऑफ नेशन के द्वारा। देयरफॉर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ईच वन ऑफ अस टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट एंड कंजर्व आवर मदर अर्थ। लेकिन हो क्या रहा है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। चाहे मिनरल्स को ले लीजिए, या फॉरेस्ट को ले लीजिए, वाइल्ड लाइफ को ले लीजिए, या फिर वाटर रिसोर्सेज को ले लीजिए। आज पर हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में
जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है बिकॉज ऑफ राइस प्रोड्यूस इन द फील्ड, ये जो धान की खेती की वजह से या और रीजन्स की वजह से, तो ये भी एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो इसी प्रकार से डेवलप नेशंस में मैंने ये जिक्र किया है वेस्टेज ऑफ फूड, गरीबों को खाना नहीं मिलता लेकिन डेवलप नेशन में खाने को बर्बाद किया जाता है। तो यहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का एक कंसेप्ट है, वो भी यहाँ डिस्कस किया जा सकता है। और दूसरा कंसेप्ट ऑफ लाइफ जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछली कॉप जो उसका होता है UNFCCC के की जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं ग्लासगो में, वहाँ पे दिया था। तो ये जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, इसका मतलब है कि ये मेजर करता है, क्या मेजर करता है कि हाउ फास्ट वी कंज्यूम रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं जो मैंने अभी बताया आपको, चाहे मिनरल रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं। तो हाउ फास्ट वी कंज्यूम रिसोर्सेज एंड जनरेट वेस्ट। देखिए रिसोर्सेज अगर अपन यूज करेंगे तो जनरेट तो पैदा होगा ही होगा, ये आपका वेस्ट तो जनरेट होगा ही होगा। और दूसरा इन कंपैरिजन ये कंपेयर भी करता है हाउ फास्ट नेचर कैन जनरेट न्यू रिसोर्सेज, यानी कि जंगल अगर बर्बाद कर रहे हैं, एक तरफ काट रहे हैं, तो दूसरी तरफ से नेचर को कितना समय लग रहा है जंगल को उगाने में और हमारा जो वेस्ट प्रोड्यूस किया हुआ उसको अब्जॉर्ब करने में। अब ये जैसे जहाँ तक के जैसे ये नदियाँ हैं हमारी, देखिए ये जो नदियाँ हैं इनकी भी एक कैपेसिटी होती है। जैसे हर रिवर की एक कैपेसिटी होती है, आप जिसको कहते हैं अपन सेल्फ प्योरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ रिवर, जो कि डिपेंड करती है कितना वॉल्यूम है उस रिवर में और कितना वेलोसिटी है वाटर की। तो आप उसमें डोमेस्टिक सीवेज डाले जाएंगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट डाले जाएंगे, तो वो एक लिमिट तक ही अब्जॉर्ब कर पाएगी। या वेटलैंड है हमारे, तो एक लिमिट तक तो वो एसिमिलेट कर लेंगे, लेकिन एक लिमिट के बाद वो एसिमिलेट नहीं कर पाएंगे। तो इन दिस मैनर वी कैन से दैट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट is nothing but the impact of human activities measured in terms of area of biologically productive land। तो ये जो एक कितनी बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव लैंड लगेगी उस ह्यूमन एक्टिविटीज को, जंगलों को काटने के लिए या फिर जंगलों को उगाने के लिए, और उसके साथ साथ जो पानी हम यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस गुड्स कंज्यूम्ड एंड टू असिमुलेट द वेस्ट जनरेटेड। तो ये जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है ये एक बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव एरिया के फॉर्म में मेजर किया जाता है। अब देखा जा रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं और वेस्ट भी बहुत जनरेट कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। तो अगर यही लाइफस्टाइल वेस्टर्न कंट्रीज का जारी रहता है तो अर्थ वॉन्ट बी एबल टू सस्टेन देयर रिक्वायरमेंट। अब ये देखिए इस स्लाइड में दिखाया है कि USA ऑलरेडी 5 अर्थ के बराबर रिसोर्सेस इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि उसको जिस हिसाब से वो बर्बाद कर रहा है रिसोर्सेज को, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है, एनर्जी यूज़ कर रहा है और तेल यूज़ कर रहा है, ऑयल है, गैस है या फॉरेस्ट वुड है, टिम्बर है, तो उसके लिए 5 अर्थ की ज़रूरत है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए 4.1 है, आप साउथ कोरिया को देख लीजिए, आप जर्मनी देख लीजिए, स्विट्ज़रलैंड देख लीजिए, और लास्ट में इंडिया का तो अभी लेस देन 1 अर्थ है, यानी कि हम और पूरे वर्ल्ड का देखें तो 1.7 अर्थ, यानी कि अभी भी सारे वर्ल्ड को अगर हम देखें तो हमें एक से ज़्यादा धरती चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो फ्यूचर जनरेशन के लिए जो रिसोर्सेज हमें छोड़ने थे वो भी हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उनके लिए कुछ छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हमारा ऑलरेडी डेंजर जोन में जा चुका है, तो ये ट्रेंड को रोकना पड़ेगा। और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ का मैं बता रहा हूँ, लाइफ ये LIFE फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। LI का मतलब है लाइफ, F फॉर E फॉर एनवायरनमेंट। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है।
तो इसमें उन्होंने यही मैसेज कन्वे किया है कि वर्ल्ड नीड्स माइंडफुल एंड डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन इंस्टेड ऑफ माइंडलेस एंड डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन, यानी कि रिसोर्सेज को आप एक माइंडफुल होकर के इस्तेमाल कीजिए, माइंडलेस होकर के इस्तेमाल मत कीजिए, डिस्ट्रक्शन की तरफ मत जाइए, और जिन चीज़ों को बेहतर तरीके से कीजिए। अच्छी तरीके से करने की जो चीज़ें हैं कि आपका जो वी माइट नीड टू चेंज द वे वी वर्क एंड लिव नाउ, कहाँ कहाँ हर चीज़ में सुधार हो सकता है। जैसे कि आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आजकल जैसे ई व्हीकल जा रहे हैं, या हाइड्रोजन फ्यूल आ रहा है, या फिर इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, तो ये दीज आर दी वेज टू चेंज फ्रॉम द वेज वेयर मोस्ट वेस्ट इज जनरेटेड या पॉल्यूशन इज क्रिएटेड। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मामला है, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहिए, कम करना चाहिए, या वॉकिंग साइकिलिंग जहाँ प्रेफरेबल है वहाँ पे यही तो इसी पे जोर देना चाहिए। अपने व्हीकल की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी जुडिशियली यूज करनी चाहिए। पॉलीथीन का यूज है या उसकी जगह क्लोथ और जूट कैरी बैग इस्तेमाल करने चाहिए। जहाँ भी जगह मिले पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। आपका गार्बेज मैनेजमेंट है, वाटर बॉडीज मैनेजमेंट है, क्योंकि अल्टीमेट वाटर पॉल्यूशन तो सारा ये वाटर बॉडीज में ही जा रहा है। तो और नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसको प्रमोट करना है। तो ये सारा आपका लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट में आ जाता है, कंसेप्ट ऑफ लाइफ। इस पे अगर बढ़ेंगे तभी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की तरफ अपन जा सकेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा सकेंगे। अदरवाइज फ्यूचर इज ब्लीक एंड डार्क। एक और आप लिख सकते हैं, अथर्ववेद में हम बताया गया है कि अरण्यम ते पृथ्वी स्योन मस्तु, संस्कृत में बोला गया है, जिसका मतलब है फॉरेस्ट आर दी ज्वेल ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती के गहने हैं, चिंगार हैं, क्योंकि वो बहुत सारे बेनिफिट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या जो मैंने बताया था एक ऐसे में मार्केट एंड नॉन मार्केट बेनिफिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं इन द फॉर्म ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। और सबसे इम्पॉर्टेंट हैं जो हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, रेगुलेटिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। एक मैंने एग्जांपल भी दिया था कि किस तरह से एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का 1 हेक्टेयर एरिया एक साल में कितने अमाउंट की रेगुलेटिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज या इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हमें देता है। तो ये मैंने अपने उस ऐसे में बताया हुआ है। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो कि ज़्यादा वेट कैरी करती हैं। देयरफॉर वी हैव टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन ट्रू स्पिरिट। एक और आप मेंशन कर सकते हैं, प्रगते मूलम प्रकृति। देखिए आईएफएम का लोगो है, नीचे लिखा हुआ है, इसमें आईएफएम है फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो उसके लोगों में लिखा है प्रगते मूलम प्रकृति। प्रगते ये भी संस्कृत का सेंटेंस है। प्रगते के आखिर में 2 बिंदियां लगी हुई हैं, जिसको अपन कहते हैं विसर्ग। मूलम में ऊपर बिंदी लगी हुई है, और प्रकृति में भी लास्ट में 2 बिंदी लगी हुई है, जिसको विसर्ग कहा जाता है। तो प्रगते मूलम प्रकृति, यानी कि नेचर इज दी, प्रगति मीन्स ग्रोथ और डेवलपमेंट, और प्रकृति मीन्स नेचर, और मूलम क्या होता है, फाउंडेशन, नीचे का। यानी कि नेचर इज द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए हमें नेचर की ज़रूरत पड़ती है, वही फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। चाहे हम शुद्ध वायु ले लें, पीने का शुद्ध पानी ले लें, या हेल्दी सॉइल ले लें, और बाकी सारे नेचुरल रिसोर्सेज ले लें इन द फॉर्म ऑफ मिनरल, ऑयल, गैस, फॉरेस्ट, रिवर, वेटलैंड, लेक, सभी फॉर्म, दे ऑल फॉर्म बेसिस फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। जो कुछ हमें तरक्की के लिए चाहिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए चाहिए, सभी नेचर से ही आता है। अगर नेचर को डिग्रेड करेंगे तो इट मीन्स वी आर डिरेलिंग ऑल प्रोग्रेस मेड बाई ह्यूमन्स।
और ये हो रहा है, क्योंकि अगर आप एक अर्थ के से गुजारा आपका नहीं चल रहा, आप 5 अर्थ के बराबर या 2 अर्थ के बराबर आप रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं छोड़ के जा रहे। और एग्जांपल हमारे सामने हैं, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउसेज गैसेज, चाहे CO2 हो या मीथेन हो, CH4, या नाइट्रस ऑक्साइड हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो, ये सारी आपने इतनी ज़्यादा पैदा करके रख दी हैं कि आपका रिजल्ट है एक्सट्रीम इवेंट्स, आपके ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आपका ये बहुत सारे तूफान ऑकरेंसेस ज़्यादा हो गई हैं, लॉस ऑफ लाइफ ये बहुत हो रहा है, राइज सी लेवल राइज कर रहा है, आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में डाउनफॉल आ रहा है, और बायोडाइवर्सिटी आपकी सत्यानाश हो रही है। तो ये सारा हमारे प्रोग्रेस, ये नेचर को डिस्ट्रॉय करने के कारण हो रहा है। तो ये भी आप प्रगते मूलम प्रकृति, इस तरह का अगर ऐसे आता है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। एक और आप मेंशन कर सकते हैं, प्रकृति रक्षति रक्षिता। ये लिया गया है, ये लोगो था जो 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP हुई थी, ये CBD के ऊपर, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हैदराबाद में हुई थी आज से 10 साल पहले, 2012 में। तो ये उसके लोगों में मेंशन्ड है, यानी कि प्रकृति रक्षति रक्षिता, ये नीचे लोगों में लिखा हुआ है, और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इसका मतलब नेचर प्रोटेक्ट इफ शी इज प्रोटेक्टेड, इफ शी इज प्रोटेक्टेड, यानी कि एक माँ तो तभी बचा पाएगी जब आप माँ की रक्षा करेंगे। लेकिन आप तो मैनकाइंड तो डिस्ट्रॉय कर रहा है और ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है मदर नेचर को और नेचुरल रिसोर्सेज को, चाहे वो हमारे समुद्र हों, महासागर हों, या फिर हमारे फॉरेस्ट हों, या वाटर रिसोर्सेज हों। तो अगर आप तो इस तरह से अगर आप उसी को उजाड़ रहे हैं, मदर नेचर को, तो वो आपकी रक्षा नहीं कर पाएगी। तो प्रकृति रक्षिति रक्षिता, नेचर विल प्रोटेक्ट यू इफ शी इज प्रोटेक्टेड। तो देयर फोर इफ वी वांट आवर प्रोटेक्शन, वी हैव टू प्रोटेक्ट मदर नेचर। नेक्स्ट है वसुधैव कुटुंबकम। मोदी साहब इसका बहुत जिक्र करते हैं, और ये वाकई में एक हमारा प्राचीन समय से ये हमारा एक मंत्र रहा है, क्योंकि हमारे एंशियंट जो लिटरेचर है सब में इसका, मैं ज़्यादातर में इसका मेंशन है, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो चाहे क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, नदियों का पॉल्यूशन हो जो कई देशों में बह रही है, तो वो कई देशों को अफेक्ट करती है। वो बाउंड्री के क्लाइमेट चेंज के लिए बाउंड्री मेंशन मैटर नहीं करती। ग्लोबल वार्मिंग के लिए बाउंड्री या कंट्री की, एक कंट्री की बाउंड्री पर रुक नहीं जाता है, वो सभी को अफेक्ट करेगा। तो देयर फोर रिच कंट्री मस्ट हेल्प पुअर कंट्रीज एज फार एज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज कंसर्न, एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी उनको देने पड़ेंगे, ताकि ग्लोबल चैलेंजेस जो हैं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को, इस पर हम लड़ सकें। और वसुधैव कुटुंबकम को ही ध्यान में रखते हुए इंडिया ने देखो मदद की, कोरोना टाइम्स में, कोविड टाइम्स में मोर देन 19 कंट्रीज़ को हमने वैक्सीन प्रोवाइड की और दवाइयाँ दी, और वो जो PPT किट होता है वो सब प्रोवाइड किया। और तो इसी तरह से अभी आप ये श्रीलंका की जो हालत थी, तो या ये अफ़गानिस्तान हो, इनको चाहे गेहूँ देना हो, चावल देना हो, या दवाइयाँ देनी हो, ये सब किया है इंडिया ने। ये किस लिए? बिकॉज वी बिलीव इन वसुधैव कुटुंबकम। और ये जो क्लाइमेट चेंज इशू है, ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ही इससे लड़ा जा सकता है। एक और लोकोक्ति है, अति सर्वत्र वर्ज्येत, यानी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो ये आपका क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का अगर ऐसे आता है, तो ये आपका बिल्कुल उसमें फिट बैठता है। यानी कि हमने अपने प्रोग्रेस के लिए अंधी दौड़ के उसमें हमने ओवर प्रोडक्शन कर दिया, ये आपका ग्रीन हाउस गैसेज का। अब देखिए, जो प्री इंडस्ट्रियल एरा था, यानी कि 1750 के आसपास, जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल क्रांति शुरू हुई थी,
औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। उस समय ग्रीन हाउस गैसेज कंसंट्रेशन कितना था एटमॉस्फेयर में? अराउंड 200 ppm। और अब कितना हो गया? अबाउट मोर देन 400, 408 ppm से ज़्यादा हो गया है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं धरती पे, या पॉल्यूशन। तो ये सारे इन्हीं एक्टिविटीज़ के कारण आपका ग्रीन हाउस गैसेज कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो ये यहाँ आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि अति सर्वत्र वर्जित, यानी कि एक जो ग्रीन हाउस गैसेज कुछ लिमिट तक तो ये ज़रूरी हैं, क्योंकि अदरवाइज ग्रीन हाउस गैसेज का जो ब्लैंकेट नहीं रहेगा हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ये अर्थ जो है रहने लायक नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, एवरेज टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाएगा। लेकिन ये एक्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो यानी कि अति सर्वत्र वर्जित। और लास्ट में मैं कहूँगा आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। शुरुआत भी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से की थी, एंड भी मैं कॉन्स्टिट्यूशन से कर रहा हूँ। देखिए आर्टिकल 21 ये एक फंडामेंटल राइट है। इसमें ये लिखा है, नो पर्सन shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। इसमें कहीं एनवायरनमेंट शब्द नहीं लिखा है, लेकिन हमारी जो कोर्ट्स हैं, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, बहुत सारी हाई कोर्ट्स, वेरियस हाई कोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री, दे हैव गिवन ए वाइड इंटरप्रिटेशन टू दिस वर्ड लाइफ। ये जो लाइफ शब्द लिखा है ना, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, तो इस लाइफ का उन्होंने मतलब लिया है, द राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट टू लिविंग एनवायरनमेंट कोजेनियल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। यानी कि उस लाइफ का मतलब है एक रहने लायक एनवायरनमेंट, होलसम एनवायरनमेंट। ये लिखा है मैंने नीचे, दिस इंक्लूड राइट टू होलसम एनवायरनमेंट फॉर फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। यानी कि उसको पॉल्यूशन फ्री वाटर चाहिए, शुद्ध वायु चाहिए, साफ पानी चाहिए पीने के लिए और सांस लेने के लिए शुद्ध वायु, उसी को कहा जाएगा होलसम एनवायरनमेंट। अदरवाइज ये अगर नहीं होंगे तो आपका राइट टू लाइफ का कोई मतलब नहीं है। तो ये आर्टिकल 21 भी आप मेंशन कर सकते हैं। बहुत सारी रूलिंग्स हैं, ये मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा कि कौन कौन सी सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की रूलिंग है जहां आर्टिकल 21 का इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत सारी रूलिंग्स हैं जो इम्पोर्टेंट रूलिंग हैं, दैट आई विल डिस्कस इन सेपरेट वीडियो। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं कि भाई कोर्ट के द्वारा ये बताया गया है कि राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू होलसम एनवायरनमेंट, एक रहने लायक वातावरण। वो नहीं होगा तो आपका ह्यूमन की कोई लाइफ की कोई डिग्निटी नहीं रहेगी, और रहने लायक की, जिंदा रहने लायक इस धरती पर नहीं रह जाएगा। और लास्ट में ये कहूँगा मैं, ये एक जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, अरिजीत पसायत, इन्होंने ये TN गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2002 में ये कहा गया था, ये फैसला तो आ गया था 96 में, और इसके तहत काफ़ी फैसले आए थे। तो 2002 में इन्होंने ये कहा, ये TN गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये फॉरेस्ट से रिलेटेड एक बड़ा इम्पोर्टेंट जजमेंट था। इसको भी मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा, जहाँ ये सुप्रीम कोर्ट और राइट टू लाइफ वाले डिस्कस करूँगा, तो यहाँ ये भी मैं डिस्कस करूँगा। तो अभी तो ये देखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो हैं अरिजीत पसायत, ये क्या कह रहे हैं। बाई डिस्ट्रॉइंग नेचर एनवायरनमेंट मैन इज कमिटिंग मैट्रीसाइड। मैट्रीसाइड का मतलब अपनी माता को मारना। हैविंग इन ए वे किल्ड मदर अर्थ। फिर ये कह रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक गेन्स हैव लेड टू डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इरिवर्सिबली। यानी कि आपने चाहे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कर दी हो, इंडस्ट्रीज की स्थापना कर दी हो, इकोनॉमिक बेनिफिट ले लिए हो, लेकिन इनकी वजह से आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं डिस्ट्रॉय हो गए इरिवर्सिबली, यानी कि उनको
दोबारा ग्रो करना नामुमकिन हो गया है। यानी कि आपने एक नदी को, एक वेटलैंड को, एक लेक को बियॉन्ड रिपेयर डैमेज कर दिया। और फिर कह रहे हैं कि इन डिफरेंस टू द ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस लैक ऑफ कंसर्न एंड फोरसाइट हैव कंट्रीब्यूटेड इन लार्ज मेजर टू द अलार्मिंग पोजीशन। ये सारी सिचुएशन जो है अलार्मिंग पोजीशन पे पहुंच गई है, क्योंकि हम दूरदर्शिता से काम नहीं ले रहे और लैक ऑफ कंसर्न दिखा रहे हैं, यानी कि हम परवाह नहीं कर रहे, और उसके आने वाले जो भयावह स्थिति है, ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस, उस पे प्रति हम आगाह नहीं हैं। इस कारण से हम एक अलार्मिंग सिचुएशन में पहुंच गए हैं। तो ये जस्टिस अरिजीत पशायत का बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन है कि किस तरह से हम बर्बाद कर रहे हैं नेचर को। तो ये इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। तो बहुत सारे मैंने आपको ऐसे कोटेशन, फ्रेजिज, लोकोक्ति वगैरह बताई, जो कि आप डिफरेंट एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक पे अगर कोई ऐसे आता है तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। और कोई आपको क्लैरिफिकेशन हो तो आप मुझे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं या कमेंट के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल ये वीडियो मेरे जितने आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, एक मदद करने के लिए हैं कैंडिडेट्स की, जो कि ताकि उनकी ज़िंदगी बन सके। मैंने तो अपना रिटायरमेंट पा लिया है 35 साल की सर्विस करने के बाद भारतीय वन सेवा में। तब पूरा मेरा ये वीडियो जो है समर्पित है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स की। तो वीडियो के कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो इस किस्म के मैं डालता रहूँगा और आप इसे देख करके लाभान्वित होते रहेंगे। तो आज ये अंक में इतना ही और विदा लेता हूँ। नमस्कार।